Uh, Hello students, I welcome you today's session of learning where we will start with your new chapter that is laws of motion. ठीक है, जिसके laws of motion में हम पढ़ेंगे आपके force के बारे में, that is different kinds of force like contact force, non contact force, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है आपका, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है. अगेन, एंड हाउ अ फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन वन पर्टिकुलर बॉडी. फोर्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है, वन पर्टिकुलर बॉडी पे. शेप इंक्रीज कर सकता है, शेप साइज चेंज कर सकता है, एक बॉडी को रेस्ट से इन क्या कहते हैं उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में ला सकता है, ठीक है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ कर सकता है आपका. बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं थिंग्स दैट अ फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट इन वन पर्टिकुलर बॉडी. ओके, सो विल ऑल्सो learn about some of the aspect of your the later portion of your that is fourth chapter, that is inertia. ठीक है, inertia के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे. इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इस फोर्स के बारे के बाद, ठीक है. और ऑल्सो इवेंचुअली आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ इन डिटेल हम थोड़ा बहुत इन डिटेल क्या कहते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशंस वगैरह में हम पढ़ेंगे. देन आफ्टरवर्ड्स एक और चैप्टर है आपका इसी में, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है. तो अब ग्रेविटेशन का भी ओवरव्यू हम लेटर ऑन इसी पर्टिकुलर चैप्टर में हम करेंगे, ठीक है. सो एज ऑफ नाउ आपको लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज फोर्स, डेफिनेशन, कौन टाइप्स ऑफ फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स विच आर देयर इन योर क्या कहते हैं विच विल बी डीलिंग इन डे टू डे लाइफ. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स हम पढ़ेंगे. एक बार हम थोड़ा वन बाय वन एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है. So let us begin with your first topic, that is force. Force, as you can see, it is defined as an external effort in the form of push or pull, ठीक है, acting on the body, ठीक है. Force में either change the shape and size of the body. याद रखना है आपको, force can change the shape and size of the body or the state of rest or uniform motion of a body, ठीक है. तो व्हाट फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट इन वन पर्टिकुलर बॉडी, क्या कर सकता है फोर्स. पहले तो फोर्स होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाहर से जो हम एफर्ट लगाते हैं एक पर्टिकुलर बॉडी पे, सपोज करो दिस इज अ बॉडी विच इज इनिशियली एट रेस्ट. अब बाहर से इसमें मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, अपना एफर्ट लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा, रेस्ट के स्टेट को चेंज कर देगा, अभी मोशन में आ जाएगा, ठीक है. सो इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. अभी मैं पुश कर रहा हूँ, इसको मैं पुल भी कर सकता हूँ, पुल करूंगा तभी भी ये मूव कर जाएगा, ठीक है. सो द फोर्स इज नथिंग बट एज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है. लाइकवाइज मैं आपको एक थोड़ा सा और ये एग्जांपल दे सकते हो. दिस इज पुश, आप पुश कर रहे हो. दिस इज पुल, आप यहाँ से आप खींच रहे हो, इसको पुल कर रहे हो, ठीक है. सो लाइकवाइज दीज आर नथिंग बट दीज आर द सेम थिंग. इफ इट इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे पहले से ही रहेगा, ठीक है, तो अब क्या कर देगा, ये फोर्स लगाओगे अब ये मोशन में आ जाएगा. इनिशियल स्पीड वाज 0, आफ्टर सम टाइम सपोज करो इसकी स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. सो फोर्स में इधर चेंज द शेप, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी भी चेंज कर देगा. पहले वन बाय वन पढ़ते हैं. व्हाट फोर्स कैन ब्रिंग, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर ये रेस्ट में है बॉडी, फोर्स लगाओ, ठीक है, और ये मोशन में आ जाएगा. तो इसका बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो आप. फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है. फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है. तो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बॉडी पे, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे, सपोज करो ये मोशन में था, पहले से ही मोशन में है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, आप यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो. अब क्या होगा भाई, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अब इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है. तो ऑलरेडी आपने फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी. अगर आप फोर्स ब्रेक लगाओ, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से,
अब ब्रेकिंग फोर्स लगाओ तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये इसकी स्पीड धीरे धीरे रेस्ट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या कर सकता है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड अ फोर्स इज अप्लाइड, इट विल चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देगा इसके, ठीक है। तो इसके मोशन में ले आएगा और इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इट कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड और इसी डायरेक्शन में मैं फोर्स भी अप्लाई करूँ तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एंड इफ आई एम अप्लाइंग, इफ it is moving with a constant speed and I am applying a force in opposite direction to the direction of motion, तो इसकी स्पीड घटती चली जाएगी, ठीक है। सो स्पीड ये जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, इसकी स्पीड घटती चली जाएगी। सो सच अ मोशन इन विच द फोर्स में इंक्रीज द स्पीड वेयर the motion of a body and the force applied is in the same direction is called as accelerated motion, कि स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो that means it is an accelerated motion। वहाँ जहाँ पे स्पीड घटती चली जाएगी क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन भी कहते हैं हम उसको। डिसेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन भी आप इजीली कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि फोर्स, the definition of force and what is force and what a force can bring about in one particular body which is at rest and which is at constant motion। constant motion में अगर मूव करता है तो वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। सो एक चीज़ और देख लेते हैं, फोर्स और क्या क्या कर सकता है भाई। इसके एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में आप इजीली दे सकते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कार मूविंग इन विद कांस्टेंट स्पीड इन ऑन अ स्मूथ ट्रैक, ठीक है, सडनली अप्लाइज अ ब्रेक, देन आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, ठीक है, इज एन एग्जांपल वेयर the force is applied to the opposite direction to that of the direction of motion of the body, ठीक है, ओके। और इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। देखो फोर्स शेप एंड साइज भी चेंज कर देगा। लाइक एग्जांपल बहुत सारे आप दे सकते हैं, खुद ही डे टू डे लाइफ में आप एग्जांपल बना सकते हैं। देखिए सपोज करो ये बॉल था, रबर बॉल है आप ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं। आप जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे एफ न्यूटन का, कुछ ये इस टाइप से हो जाएगा। फोर्स की वजह से ये शेप चेंज कर देगा, ठीक है। इट विल चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन और शेप एंड साइज चेंज कर दिया। सो द फोर्स कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे देंगे, ठीक है। लाइकवाइज फोर्स आप अप्लाई करेंगे, रबर क्या करेगा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स दैट कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द शेप ऑफ द साइज। स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग लगा हुआ है, एक वॉल है, वॉल से आप स्प्रिंग लगा हुआ है, उस पर कंप्रेस करो, फोर्स लगाओ, स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट, ओके। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, डिनोटेड बाय सिंबल एन। अगेन न्यूटन ने दिया है, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे ही है इसका रखा है नाम, ठीक है, यूनिट रखा है। तो दैट यू नीड टू लर्न। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स। सीजीएस यूनिट इज डाइन। 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. This is the relationship between SI unit and CGS unit of force, ठीक है, that you need to learn। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 Newton हमेशा 10 raised to power 5 न्यूटन डाइन के बराबर होगा और 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होगा, 10 raised to power -5 न्यूटन, ठीक है। 1 Newton is 10 raised to power 5 dyne and 1 dyne 10 raised to power -5 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड 9. Now let us move on to what are contact force and what are non-contact force, ठीक है। एक एक करके हम contact and non-contact force आप पढ़ेंगे, ठीक है। As you can see, contact force may be classified, contact force as the name implies contact। contact का मतलब the forces which comes into play whenever the bodies are in physical contact with one another, ठीक है। आप डेफिनेशंस में बताएंगे when a force, the force which comes into play when one body is in physical contact with another body, such a force is called as contact force, ठीक है। So
इसमें फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो फिजिकल कांटेक्ट बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर जो भी फोर्सेस दैट कम्स इनटू प्ले, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स. When there is no such contact, physical contact between the two surfaces, and the force which are involved on in that particular case is called as non-contact force, ठीक है. तो whenever there is no physical contact with the bodies under consideration, and the forces involved is called as non contact force, ठीक है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मतलब कि दो बॉडी है, एक दूसरे डिस्टेंस पे रखा है, तो इनमें जो फोर्सेस कम्स इनटू प्ले इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है. वैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अगर टच में भी रहेगा तभी भी एक्ट करेगा, नहीं भी एक्ट करेगा, टच में नहीं है तभी भी एक्ट करेगा, ठीक है. और बट कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए दो बॉडी के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो जो भी फोर्सेस इन दोनों सरफेस के कांटेक्ट में रहेंगे, जो भी फोर्सेस आएगा, ठीक है, इन दोनों सरफेस के बीच में, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स, ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है. कांटेक्ट फोर्स कैन बी अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट कैन बी फ्रिक्शनल फोर्स, इट कैन बी टेंशन, इट कैन बी स्प्रिंग फोर्स, ठीक है. एक एक करके हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है. What is normal reaction force? It acts perpendicular to the surface in contact, ठीक है. Such a force whenever one body is in contact with another body, suppose this is a body which is in contact with another body, which is in contact with my palm, ठीक है. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा, जो भी फोर्स इस पे एक्ट करेंगे इन दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है. ये दिस इज अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दीज आर द सरफेसेस, ठीक है. ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, तो जो भी फोर्स एक्ट करेंगे, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है. नॉर्मल फोर्स क्या होता है? देखो, इस बॉडी पे इसका अगर मास है तो इस पे वेट भी लगेगा. m इंटू जी इज अ वेट विद विच इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है. तो इसको वेट नीचे लेके जा रहा है, ठीक है. बट दिस सरफेस is applying a force same equivalent to weight in upward direction, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है. तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ विच इज इक्वल टू वेट. जो मैं एक्शन का रिएक्शन जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स, ठीक है. और इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में वेट हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है और ये नीचे लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स भी अपवर्ड लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ठीक है. सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है. देखो, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड इट इज हेल्ड, दिस ब्लॉक इज हेल्ड बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है. इसको R से भी डिनोट करते हैं और N से भी डिनोट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. सो दिस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. नॉर्मल इज अ एक्शन फोर्स ऑफ एज action force as weight is normal is a reaction force as weight is action. weight action है, उसका reaction लगा, ठीक है. तो और ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू और इक्वल टू नॉर्मल इज इक्वल टू mg के बराबर है अभी, ठीक है. क्योंकि ये ना बॉडी ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है. इन सच अ केस रिएक्शन फोर्स बैलेंसेस ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है. तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ये, तो जितना नॉर्मल है नॉर्मल इक्वल टू वेट के बराबर है. तो ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, हमेशा याद रखना, ये 90 डिग्री पे लगेगा, ठीक है. ये सरफेस के 90 डिग्री पे ही हमेशा ऐड करता है. वेट भी 90 डिग्री पे ही लग रहा है, इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उन सरफेस के 90 डिग्री पे ही लग रहा है, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स. नाउ कम टू योर सेकेंड कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भाई? सच फ्रिक्शनल फोर्स इज दैट opposing force that comes into play whenever one body tends to move or is moving on another body, ठीक है. So as you can see the definition, it is that opposing force that will come into play when one body tend to move or is moving on another body. So that means सच वो अपोजिंग फोर्स है, इट इज ऑलवेज अपोजिंग रिएक्टिव अपोजिंग फोर्स एंड इट ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये बॉडी है, ठीक है, ये भी अगेन ये दोनों के सरफेस पे ही लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स,
ठीक है। तो अगर ये इसको अगर मैं मूव कराना चाहूँ, इट विल टेंड टू मूव, ये दोनों के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो जो अपोजिंग फोर्स, जो अपोजिट फोर्स जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एक्सटर्नल ओवरकम करने के लिए, कौन से फोर्स को, अपोजिंग फोर्स को, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। तो सपोज करो फ्रिक्शन जो इन दोनों के सरफेस पे है वो है 10 न्यूटन का, ठीक है। तो मुझे 10 न्यूटन से मिनिमम 10 न्यूटन का फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या 10 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज सो whenever it is tend to move, जब ये मूव करना चाहेगा, जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो मेरे को अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, दैट फोर्स कॉल्ड एज अपोजिंग फोर्स। और अगर ये सपोज कर ये मूव करने लग जाए, तभी भी अपोजिंग फोर्स लग रहा है, अगेन मेरे को फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। सो एंड अपोज दिस फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, इन दोनों के मोशन को अपोज कर रहा है। मीन्स अगर ये आगे फॉरवर्ड जा रहा है तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लगता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन अगर ये मूव करता रहे और फ्रिक्शन की वजह से ये फाइनली कम टू रेस्ट आ जाएगा, अगर ये मूव करता रहता तो, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, इट इज द अपोजिंग फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम। अगर ये बॉडी को मैं फोर्स लगाता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा था, ठीक है, एंड दिस फोर्स विल एक्ट पैरेलल टू द सरफेस, इन दोनों सरफेस के पैरेलली लगेगा। तो अभी फोर्स आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो इस सरफेस के बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अगेन इट हैज़ अ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ अ नेसेसरी एविल। वाई इट इज़ अ नेसेसरी एविल मीन्स नेसेसिटी क्यों है, फ्रिक्शन की जरूरत क्यों है, ये नेसेसरी भी है और एविल भी है, मीन्स इसकी जरूरत नहीं भी है। क्यों? क्योंकि जरूरत इसलिए बिकॉज विदाउट फ्रिक्शन वी वॉन्ट बी एबल टू talk, we won't be able to walk, we won't be able to speak, we won't be able to do anything. I am able to speak only because of the friction, the air friction because of air friction which is produced because of my vocal cord, ठीक है। I am able to write because of the friction, ठीक है। कोई भी चीज मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। फ्रिक्शन नहीं होगा, आप स्लिपरी सरफेस होगा तो आप चल भी नहीं पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू वॉक ऑल्सो, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज एन नेसेसिटी and it is also an evil. Why it is an evil? So why it is a necessary, why it is an evil? Because देखो like it creates a wear and tear within the machine parts, ठीक है। जब एक फैक्ट्रीज वगैरह में देखा होगा आपने, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन हम ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक मशीनरी पार्ट दूसरे मशीनरी पार्ट के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मोशन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर, the friction will produce a heating effect and it will also produce a wear and tear. It मशीनरी पार्ट्स का वॉर्न आउट हो जाता है, मीन्स जो टूट भी सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एविल, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन बॉल बियरिंग भी यूज कर सकते हैं हम, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको एज ऑफ नाउ याद रखना है, ठीक है, friction is an always an opposing force. It always opposes the relative motion between the two bodies. अगर कोई भी बॉडी मूव करता भी जा रहा है, ठीक है, उस पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ये इट विल टेंड टू मूव, अगर मूव करने जा रहा है, ठीक है, तभी भी फ्रिक्शन लगेगा और वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। So this is all about frictional force. Now let us move on to the another contact force. This is tension. Tension force, tension that means तनाव कहाँ डेवलप होता है। सपोज करो as you can see in this particular slide, अगर वॉल से एक m kg का मास अटैच कर दो थ्रेड के थ्रू, एंड थ्रेड इज अटैच्ड टू अ वॉल ऑफ द सीलिंग, ठीक है। सो जो इसके अंदर जो थ्रेड के अंदर जो तनाव प्रोड्यूस होगा, दैट इज टेंशन प्रोड्यूस होगा, विच इज नथिंग बट वेट। विच जो टेंशन प्रोड्यूस होगा उसी को क्या कहेंगे हम, टेंशन प्रोड्यूस विद इन द स्ट्रिंग।
इट एक्ट्स इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर एक्ट करेगा ये. दिस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इन द टाइटेंड स्ट्रिंग. मतलब कि ये अगर स्प्रिंग ये लूज हो जाए, मतलब सपोज करो ये वॉल है, वॉल से अटैच है, ये आपका वॉल से अटैच्ड है थ्रेड, थ्रेड में के नीचे एक वेट अप्लाई किया, एक मास अप्लाई किया है, तो ये वेट की वजह से नीचे जाना चाहेगा. तो कौन नीचे नहीं जाने दे रहा है इसको? ये थ्रेड. थ्रेड में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो इसको ऊपर खींचेगा ताकि वो नीचे ना जा सके. ये ब्लॉक सिस्टम, ठीक है. सो दैट्स व्हाई टेंशन इज इक्वल टू वेट के बराबर है इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है. तो टेंशन इन सच केस इज इक्वल. अगर मैं वेट को थोड़ा सा ऊपर ले आऊं तो ये क्या होगा, इसमें जो टेंशन है जीरो हो जाएगा, तो ये स्लैक हो जाएगा, मीन्स ये लूज हो जाएगा, ठीक है. तो अब वेट को अगर मैं नीचे से पकड़ के ऊपर ले आऊं तो ये लूज हो जाएगा, तो उसमें टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है. तो आपको हमेशा याद रखना है टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इन द टाइटेंड स्ट्रिंग, टाइट स्ट्रिंग में एक्ट करेगा, ठीक है. और इट इज इक्वल टू, इन दिस पर्टिकुलर इट इज इक्वल टू मास m इंटू जी. सपोज करो मास इसका 10 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है, तो टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग वुड बी 10 इंटू 10, दैट इज 100 न्यूटन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेंशन, ठीक है. आप टेंशन हम पुलिस सिस्टम वगैरह में भी पढ़ेंगे, लाइक पुलिस सिस्टम में भी टेंशन होता है. याद देखो, एक सपोज करो दिस इज अ पुलिस सिस्टम, दिस इज अ ब्लॉक सिस्टम, एक ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है. देखो ये फिक्स्ड पुली है. पुली सिस्टम कुछ इस टाइप से होता है जिसमें एक पूरा ये थ्रेड जाता है, ठीक है. इसमें इट इज ये पूरा थ्रेड होता है, ठीक है. स्ट्रिंग होता है, इसमें एक जगह पे आप वेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है. तो इस और यहाँ से आप क्या करोगे, पुलिस सिस्टम एज यू कैन सी, यू हैव सीन इट रिटन, इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ बकेट फिल्ड विद वाटर फ्रॉम अ वेल, ठीक है. वेल में से हम बकेट फिल्ड विद वाटर को ऊपर लाने के लिए हम पुलिस सिस्टम यूज करते हैं. आप नीचे से रस्सी खींचोगे यहाँ से, ठीक है, एफर्ट लगाओगे और ये लोड नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, वेट लग रहा है, ये लिफ्ट अप हो जाएगा ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है. तो इसके अंदर जो ये स्ट्रिंग के अंदर भी जो टेंशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है. सो दिस स्ट्रिंग सिस्टम के अंदर भी टेंशन प्रोड्यूस होगा आपका, ओके. पुलिस सिस्टम के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन प्रोड्यूस होगा, जो भी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड टेंशन. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स. As you can see, as the name implies, spring force always acts in the spring. This is also one of the contact force, ठीक है. कोई भी स्ट्रिंग को आप पुल करो, ठीक है. सपोज करो x डिस्टेंस में आगे पुल करता हूं, तो अब पुल करने के बाद उसको छोड़ दो, वापिस आना चाहेगा, गेन करना चाहेगा, अपना रीगेन करना चाहेगा ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है. और ये ऐसे करके ये मूव करता रहेगा. सपोज दिस इज वॉल एंड दिस इज स्ट्रिंग अटैच थ्रू अ ब्लॉक सिस्टम. ब्लॉक सिस्टम को आप x डिस्टेंस इलोंगेट करो, ठीक है. तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर जो एनर्जी डेवलप होता है दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है. और स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा जो इसको वापस लेके जाएगा दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स, ठीक है. उसी को हम स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं और रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं. इट इज इक्वल टू kx के बराबर होता है. x इज अ इलोंगेशन, कितना आपने मीन पोजीशन से कितना और खींचा इसको. K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है. हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन होगा आपको, ठीक है. x इज अ इलोंगेशन ऑफ अ स्प्रिंग. और एक चीज और याद रखें, जो सपोज करो ये आप x डिस्टेंस इलोंगेट हुआ था, तो कुछ नया पोजीशन कुछ इस टाइप से होगा आपका, ठीक है. इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर. ये याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, ठीक है. तो जो इसके अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड हाफ k x स्क्वायर. अब मैं इसको छोड़ दूं, इसका पोटेंशियल एनर्जी पूरा कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके. सो और इसके अंदर जो कितने फोर्स है वापिस आना चाहेगा दैट इज कॉल्ड kx, दैट इज नथिंग बट स्प्रिंग फोर्स, दैट इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स विच इज इक्वल टू k इंटू x के बराबर होगा. तो इतने फोर्स से अंदर की तरफ आना चाहेगा, ठीक है. और इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ओके. एक चीज और है, और कहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स आपका लग सकता है. सपोज टू कोलाइडिंग बॉडीज, दो कोलाइडिंग बॉडी पर भी कॉन्टैक्ट फोर्स लग सकता है, ठीक है. लाइक जैसे कि देखो सपोज करो दिस इज अ बॉडी, ठीक है. एक
of mass m1 kg, this is body of mass m2 kg. ये continuously आ रहा है, ठीक है. It will hit this particular block, m2 block, ठीक है. After hitting they may move with, देखो ये हिट किया, ठीक है. आफ्टर हिटिंग दे मे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज. सपोज करो इसका वेलोसिटी v1 था, इनिशियली ये वाला रेस्ट पे था, ठीक है. तो अब ये जो whenever the force which comes into play when the two body collides means hit करेंगे एक दूसरे को, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, ठीक है. तो जहां पे ये कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है, तो ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा इस बॉडी पे, ठीक है. F फोर्स से इसको हिट करेगा और ये इस पे फोर्स लगेगा F इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और पहले वाले बॉडी पे फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में F, ठीक है. तो आप हमेशा याद रखें M1 पे लगेगा जो फोर्स वो लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड, क्योंकि वो हिट किया उसको, तो वो इसको आगे वाला बॉडी इसको अपोज करेगा आगे जाने से, तो इसका इस पे अपोजिंग फोर्स लगेगा M1 पे. तो बाद में जाने के बाद सपोज करो फोर्स लगने के बाद इसकी स्पीड हो गई v1 डैश, ठीक है, m1 की, पहले वाले से कम हो गई स्पीड अब इसकी. अब इस फॉरवर्ड वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा जिसको हिट किया है, इस पे फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में F, ठीक है. तो अब ये मूव करना लग जाएगा अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में M2 ब्लॉक, ठीक है. सो इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. सो ये फोर्स दीज कॉन्टैक्ट फोर्स आर सेम, ठीक है. दोनों सेम फोर्स लगेंगे, एक में बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ये बैकवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स इसकी स्पीड को घटा देगा, तो इसकी स्पीड हो जाएगी v1 डैश. अर्लियर इट वाज मूविंग विद v1 स्पीड, नाउ इट्स बिकॉज द फोर्स एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, this block will also move with the speed, let it be v2, ठीक है. अब ये v2 स्पीड से आगे मूव करना चाहेगा, ठीक है. इनिशियल स्पीड वाज 0 m2 की, ठीक है. सो likewise the contact force also comes into play whenever the two bodies which are in physical contact, ठीक है, और when the two bodies are colliding with one another, ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तभी भी जो फोर्स लगेगा that is contact force. Okay, so this is all about contact force. Now we'll be studying about non contact forces, ठीक है. थोड़ा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है. आपको ब्रीफ आइडिया, नॉट ब्रीफ मीन्स आपको डिटेल्ड में ही आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है. ओके, लेट अस बिगिन विद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बी क्लासिफाइड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. इट में बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. विल स्टडी वन बाय वन. देखो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. जब भी कोई दो बॉडी पे मास होगा, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर विद अ फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी दो बॉडी के पास मास होगा, ठीक है, तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है. सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ सेज whenever the two bodies within the universe will, or two bodies which are having masses within the universe will always attract towards each other with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them, ठीक है. that means कि अगर दो बॉडी है m1 and m2 kg का मास, each particle in the universe attracts another particle having masses with a force which is equal to gravitational force. Suppose करो this is a body of mass m1 and m2 which is another body, ठीक है. They will always attract towards each other which is with a force which is called as gravitational force. दोनों पे force same लगेगा towards each other. This force, gravitational force, is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. R is the distance between them. तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कांस्टेंट जुड़ता है m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगा तो यू विल गेट अ कैपिटल कांस्टेंट जुड़ जाता है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है. तो हमेशा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कांस्टेंट जुड़ता है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है. सो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, इसी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहेंगे.
Okay, so दो body which are having already having masses, they will always attract towards each other with the same force which is equivalent to gravitational force. ठीक है, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा Fg. ठीक है, Fg ही फोर्स लगेगा दोनों पे. एंड वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻11. ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा भाई? इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, उधर मल्टीप्लाई होगा. G की यूनिट कितनी होगी? G इज नथिंग बट F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2. तो कितना होगा? न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में होता है, एंड डिवाइडेड बाय kg का होल स्क्वायर. सो दिस शुड बी द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, सो इसके थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं. ठीक है, देखते हैं एग्जांपल्स वगैरह. इसमें आप ये भी कर सकते हो. ठीक है, सपोज करो दोनों के बीच का सेपरेशन डबल हो जाए. अभी देयर सेपरेशन वाज r मीटर अपार्ट. जैसी सेपरेशन डबल कर दो 2r, तो नीचे में सेपरेशन अगर 2r हो जाएगा तो न्यू फोर्स कितना ऐड करेगा? फोर्स कम हो जाएगा. तो 2r मल्टीप्लाइड बाय, तो अब पे जो न्यू फोर्स लगेगा इस पे Gm1 m2 डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर. अगर दोनों का सेपरेशन डबल हो जाए, सपोज करो ये 2r डिस्टेंस पे चले जाए, तो अब जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा. Gm1 m2 डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू r का होल स्क्वायर. तो दिस इज 1/4 ऑफ प्रीवियस वैल्यू. पहले वाले से 1/4 हो जाएगा. ठीक है, सो लाइकवाइज आप न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम. ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा याद रखना, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा. दो बॉडी हमेशा एक दूसरे की तरफ ही आएंगे, खींचे चले आएंगे. ठीक है, it is weakest force in nature, and also this is the weakest force in nature. नेचर में चार टाइप के फोर्स होते हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. सबसे वीकेस्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. एग्जांपल देखो, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. ठीक है, अगेन रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, और रेवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंडिया ने कौन सा फर्स्ट भेजा था सैटेलाइट? आर्यभट्टा. ठीक है, आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट बाय इंडिया इनटू इट्स ऑर्बिट. ऑर्बिट में अभी भी जो मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ लेट अस कम्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज. ठीक है, दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में जो भी फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चार्ज बॉडी कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव. ठीक है, चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. हमेशा याद रखना, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर. लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव वाले भी रिपेल करेंगे. ठीक है, रिपेल करने चाहेंगे, रिपल्शन. द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर टू charged body comes near to each other is called as electrostatic force. Electrostatic force can be positive or it can be negative. When like charge comes near to each other, the force is always repulsive. हमेशा repel करेंगे. When unlike charge, like unlike charge means positive and negative, comes near to each other, they will always attract each other. ठीक है, the force is always attractive. और what is charge का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? कूलम. ठीक है, COULOMB. ठीक है, और डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल C. सपोज करो ये इस पे Q1 चार्ज है. सपोज करो एक बॉडी लिया जिस पे चार्ज Q1 कूलम है. Q1 हो सकता है आपका 10 कूलम चार्ज, Q2 हो सकता है 3 कूलम चार्ज, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज, कुछ भी हो सकता है. सपोज करो दो चार्ज लिया आपने, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस, एंड ये भी प्लस. ठीक है, प्लस Q1 कूलम प्लस Q2 कूलम. अब दोनों पे जो फोर्स लगेगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू, अगेन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए एक लग जाता है कांस्टेंट, दैट इज K. K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अगेन K की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो. K इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना होगा? न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज कूलम में होता है, कूलम मल्टीप्लाइड बाय कूलम का होल स्क्वायर. ठीक है, so the likewise you can easily find out the value of K.
ठीक है. दिस वैल्यू इज व्हेन द टू चार्ज आर प्लेस्ड, ये 9 × 10⁻9 वैल्यू होती है व्हेन चार्ज आर प्लेस्ड विथ इन एयर. एयर ये वैक्यूम में रखेंगे दोनों चार्ज बॉडी को, तो ये वैल्यू हमेशा याद रखना है आपको. ठीक है. सो द लाइक चार्ज विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. ओके. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर थर्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स एज अ नेम इंप्लाइज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट का मतलब, सपोज करो मैं 2 बार मैग्नेट ले लेता हूं, इसका अगर साउथ एंड साउथ पोल एक दूसरे के पास में होगा, दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. सो लाइक पोल, लाइक मतलब एक जैसे पोल विल ऑलवेज, लाइक पोल विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक साउथ पोल नॉर्थ पोल हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. एंड there is always a magnet interact with each other with a magnetic field. हर एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है. लाइकवाइज लाइक जस्ट लाइक दिस. और हर एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा टुवर्ड साउथ पोल, और हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है टुवर्ड साउथ पोल. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है. तो हमेशा याद रखना मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. सो मैग्नेटिक फोर्स कम्स इनटू प्ले इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर 2 मैग्नेट कम्स नियर टू ईच अदर. सो द 2 मैग्नेट में अट्रैक्ट और दे में रिपेल ईच अदर. ठीक है. सो लाइकवाइज आप these are all about non-contact force. ठीक है. सो ये सारी चीजें आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आज हमने पढ़ा. ठीक है. सो आप थोड़ा सा रिमेंबर करेंगे, फॉर्मूलेज याद रखेंगे. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स का, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स कैसे कम्स इनटू प्ले होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. आप नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. देखेंगे डे टू डे लाइफ में एक रिलेट करेंगे कि कहाँ आप स्प्रिंग फोर्स यू कैन मेक यूज ऑफ इट. ठीक है. कहाँ एग्जांपल हो रहा है, कहाँ आप देख सकते हैं. ठीक है. एंड टेंशन कहाँ होगा. ठीक है. ये सारी चीज़ आप देख. नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? आज हम थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे. ठीक है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. और बाकी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज आल्सो देयर. ठीक है. सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है. नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. इस पर्टिकुलर सेशन में हम न्यूटन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ से अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until an external force is applied on it to change its state of rest in a one particular direction. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? देखो बॉडी या तो वो रेस्ट में रह सकता है हमेशा. ठीक है. ये कंटिन्यूस मोशन में रह सकता है. सपोज करो ये मोशन में है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कंटिन्यूसली मूव हो रहा है स्पेस के अंदर. या तो वो रेस्ट में है तो इनिशियल स्पीड 0 है इसकी. ठीक है. तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ सेज अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. until and unless an external force acts on it to change its state of rest or uniform motion. ठीक है. कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूस मोशन से मूव करता ही रहेगा until कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दो उसमें ताकि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे और मोशन कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर दे इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो दैट मीन्स कि अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा. अगर आप फोर्स लगा दोगे इसका रेस्ट का स्टेट चेंज हो जाएगा.
और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा कंटिन्यूसली। तो अगर फोर्स लगा दोगे तो अगेन स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो जाएगा, अभी एक्सीलरेट करने लगेगा। ठीक है, अगर फोर्स आप कंटिन्यूस मोशन में था 10 मीटर पर सेकेंड, अब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, अब क्या होगा, अगेन इसका ये डिसेलरेटेड मोशन होगा, स्पीड घटती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो रहा है। ठीक है, और स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा जब जब तब तक नहीं चेंज होगा तब तक कि आप जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते इस पे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो एक्सटर्नल फोर्स विल ऑलवेज चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो वो बॉडी को एक्सेलरेट करा देगा या डिसलरेट करा देगा फोर्स को। फोर्स लगेगा तो बॉडी या तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी या घटती चली जाएगी या। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है कि दैट मीन्स कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा या कंटिन्यूस मोशन में है तो कंटिन्यूस मोशन में ही रहेगा until and unless it is acted upon by some external force to change its state of rest in along one particular state direction. Okay, this is also called as law of inertia. इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा मैं इनर्शिया के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ व्हाट इज इनर्शिया। देखो एक्चुअली में इनर्शिया इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, आप डेफिनेशंस में लिख सकते हैं, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स कि ये दिस इज ऑल्सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज डिफाइंड बाय इनर्शिया कि दैट मीन्स कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट, इसकी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होगी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी, मतलब अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी रेस्ट में ही रहने की, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की। ठीक है, सच अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ठीक है, सो इनर्शिया कैन बी ऑफ टू टाइप, ऑल्दो इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप। ठीक है, 3 टाइप के होंगे, बताता हूं मैं वन बाय वन। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसके आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की प्रॉपर्टी जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की होगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहने की होगी। आप यहां देख सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो देखो वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स वगैरह भी पढ़ेंगे। ओके, देखो inertia of a rest, it is the inability of a body, the inherent inability of a body to change the state of rest is called as inertia of rest. कोई भी पर्टिकुलर बॉडी अगर रेस्ट में है उसकी टेंडेंसी होगी रेस्ट में ही रहने की। ठीक है, तो वो उसकी खुद की एबिलिटी होगी रेस्ट में ही रहने की, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली higher the mass of this particular body, higher would be its inertia. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मास एंड इनर्शिया के बारे में बता रहा हूं मैं। higher the mass of the body, जितना ज्यादा भारी होगा मास, जितना ज्यादा केजी का ब्लॉक होगा, उतना ही उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसको उस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि वो अपने रेस्ट के स्टेट को चेंज कर दे। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, तो अब 2 kg का ब्लॉक है और 10 kg का ब्लॉक है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसका ज्यादा होगा, तो इस पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लाइक 20 न्यूटन 30 न्यूटन। यहाँ पे आप सपोज करो अगर 2 न्यूटन में ही काम चल गया, ठीक है, 2 न्यूटन में ये मूव कर गया, यहाँ पे आपको 30 न्यूटन 40 न्यूटन अप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बिकॉज इट्स दिस बॉडी हैज मोर मास, इट्स inertia of rest would be more. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट inertia of rest. इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं देता हूं। कोई भी बॉडी की प्रॉपर्टी होगी रेस्ट में ही रहने की, दैट मीन्स कि अगर आप लाइक इफ यू आर इन अ मूविंग, इफ यू आर इन अ
बस, ठीक है, बस में हो आप, ठीक है, एंड बस सडनली स्टार्ट्स, ठीक है, तो होता क्या है, दिस इज यू, ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सडनली यूल फील अ जर्क, जैसे ही ये बस स्टार्ट होगा, ठीक है, you'll feel a jerk in the backward direction. So whenever a vehicle moves, if you are standing in a bus, you'll suddenly feel a jerk when a bus suddenly starts, ठीक है, in the backward direction. You'll feel a jerk in the backward direction. पीछे की तरफ jerk लगेगा आप पे, ठीक है, because of inertia of rest. क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बॉडी मूव करेगा, बस मूव करेगा, आपका जो लोअर पोर्शन है वो भी मोशन में आ जाएगा, बट आपका अपर बॉडी जो है वो रेस्ट में ही, इसकी टेंडेंसी रेस्ट में ही रहने की थी, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लोअर सरफेस, तो ये अपर पोर्शन आप बैकवर्ड फील होगा, आपको बैकवर्ड जर्क फील होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड पोर्शन आगे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, तो ये इसकी टेंडेंसी रही होगी अपवर्ड पोर्शन की बैकवर्ड जाने की, तो यू विल फील अ सडन जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, एक और एग्जांपल देखो आप, व्हेन अ कारपेट इज बीटन, ठीक है, व्हेन अ हंग कारपेट इज बीटन, कारपेट है, ठीक है, कारपेट को आप हैंग करके रखो, मीन्स आप अपने हाथ से पकड़ के रखो और कारपेट को बीट करो रॉड से, ठीक है, रॉड यहाँ पे लगाओ, ठीक है, इसको बीट करो, तो होता क्या है, ये कारपेट कुछ पीछे जाता है ऐसे, ठीक है, तो बट ये डस्ट पार्टिकल जो इसके अंदर होंगे वो अपना एबिलिटी इनर्शिया ऑफ रेस्ट सस्टेन करेंगे, वो डस्ट पार्टिकल यहीं रह जाएंगे और कारपेट पीछे चला जाएगा आपको, ठीक है, सो दैट मीन्स डस्ट पार्टिकल ऑल्सो हैज अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट एंड द डस्ट और योर and your carpet will move backward, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखो, सडनली इफ विल शेक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो क्या होता है, ब्रांच ऑफ ट्री शेक करोगे और यहाँ पे इसमें अगर मान लो फ्रूट्स लगे हैं, या आप कह सकते हो वो लगे हैं, आपका लीफ है, तो उसमें क्या होगा, देखो ये लीफ लगा हुआ है, ठीक है, पत्ते हैं, ठीक है, सडनली ब्रांच को आप शेक करो, तो ये क्या होगा, ये जो ब्रांच है, ये वाला जो ब्रांच है, ठीक है, तो ये तो शेक, ये मोशन में आ जाएगा, ये अपवर्ड पोर्शन इसका मोशन में आ जाएगा, बट ये जो इसकी टेंडेंसिटी है लोअर पोर्शन की वो रेस्ट में ही रहने की है, तो इसीलिए ये आगे चला जाएगा सडन जंप, और ये फाइनली अब ये क्या होगा, ये नीचे फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है. सो सेम इज ए केस फॉर दिस लीव्स, उसमें क्या होगा, ये जब ब्रांच को शेक करेंगे तो ये इसका जो ब्रांच है ये भी शेक होगा और ये जो पोर्शन है, ठीक है, लीफ है, वो रेस्ट में ही है, इट हैज अ प्रॉपर्टी टू टेंडेंसिटी टू बी एट रेस्ट, तो लीफ क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, इसमें सडन जर्क लगेगा पीछे की तरफ, आगे पीछे की तरफ, ठीक है, जब ये शेक करेगा ये आगे, इसकी टेंडेंसिटी रेस्ट में ही रहने की होगी, तो इजीली लीफ विल फॉल डाउन या द फ्रूट्स विल फॉल डाउन, ठीक है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ऐसे आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है, थ्रू विच यू कैन इजीली एक्सप्लेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है. बहुत ऐसे तो एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में इधर उधर आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करें, ठीक है, और देखें कि और कहाँ ऐसा हो सकता है, कौन कौन से जगह पे इस टाइप का सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे वो उसकी टेंडेंसिटी होगी रेस्ट में ही रहने की, ठीक है, ओके, जहाँ पे इसको सडन जर्क लग सकता है आपको इसमें. Okay, this is all about inertia of rest. Now we'll move on to inertia of motion. Inertia of motion के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे, ठीक है. इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे डे टू डे लाइफ में आपके इसके एग्जांपल्स वगैरह पूछने को आता है, ठीक है, कि मोस्टली इसका एग्जांपल ही आपका ज़्यादातर आपको पूछने में आता है कि टेल मी वेदर इट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वेदर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है. ओके, लेट अस मूव ऑन. if the body has a tendency to remain in a continuous motion, such type of the ability of a body is called as inertia of motion of a body, ठीक है. The inherent property of a body by virtue of which it will remain in a continuous uniform motion is called as inertia of motion. That means कि अगर बॉडी की मोशन में था तो मोशन में ही रहने की टेंडेंसी होगी रहने की. लाइक एग्जांपल देखो,
अब मूविंग बस है, मूविंग बस आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है, सडनली मूविंग बस है, कंटिन्यूस मोशन में था, ये सडनली स्टॉप करता है, तो नीचे वाला पोर्शन आपका जो बस के कांटेक्ट में वो स्टॉप हो जाएगा, बट अपर पोर्शन क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली मोशन में ही था, ठीक है। तो लोअर पोर्शन कम्स टू रेस्ट सडनली, बट अपर पोर्शन ऑफ योर बॉडी वाज कंटिन्यूसली एट मोशन, तो इसकी टेंडेंसिटी है मोशन में ही रहने की, तो इसलिए यू विल टेंड टू फील मूव बैक फॉरवर्ड। व्हेनेवर मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, यू हैव अ टेंडेंसिटी टू फॉल बैकवर्ड, नहीं फॉरवर्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। सेम इज द केस व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ द बस, बस से जैसे ही आप मोशन बस से नीचे आते हैं, ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन एकदम से सडनली रेस्ट में आ जाता है, बट अपर पोर्शन आपका कंटिन्यूसली मोशन में रहता है, बिकॉज जैसे आप बस से नीचे आते हैं मीन्स यू विल कम आउट ऑफ द बस, ठीक है। तो इसलिए इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू कंटिन्यूसली मूव फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड करके ही आगे कंटिन्यूसली चलते रहें या दौड़ते रहें तब बाहर निकले, ठीक है, बस से। सो इट इज एडवाइजेबल सो दैट यू मे नॉट फॉल डाउन और फॉल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सेम इज द केस फॉर लगेज, लगेज में भी वही होता है, लगेज आप क्या होता है, लगेज जो आप ऊपर में बस में ऊपर में टाई करके क्यों रखते हैं, सो दैट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑल्सो, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ऑल्सो, जब वो कंटिन्यूसली मोशन में है, ठीक है, सडनली ये स्टॉप होगा, ठीक है, बस स्टॉप हुआ तो नीचे वाला पोर्शन स्टॉप में रहेगा, लगेज का स्टॉप हो जाएगा, अपर वाला पोर्शन क्या होगा, कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा, तो आगे जाने की टेंडेंसी है, लगेज की आगे फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है, इसलिए आप लगेज को टाई करके रखते हैं। सेम जब वो बस स्टार्ट होता है वहां पे भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का भी एग्जांपल है, एकदम से नीचे वाला पोर्शन मोशन में आ जाएगा, एकदम से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की होगी, ठीक है, ताकि तो इसलिए वहां उस केस में भी आप लगेज को टाई करके रखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके ओके। सो दैट मीन्स कि इनर्शिया ऑफ मोशन में बॉडी की हमेशा टेंडेंसिटी होगी मोशन में ही रहने की, ठीक है, और आप अपने बुक के बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ में खुद भी डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेंगे, ठीक है, उसकी बॉडी की टेंडेंसिटी होगी हमेशा मोशन में ही रहने की, ठीक है। सच अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके। So these are the example of inertia of rest and inertia of motion in day to day life, ठीक है, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू योर थर्ड, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, देखो that means कि if the body has a tendency to remain in a state or that if the body has a tendency to remain in its original path, such a body has inertia of direction, the body will possess inertia of direction। so that means कि आप देखो थोड़ा सा examples वगैरह देख लेते हैं हम inertia of direction का। देखो if a body is moving on a circular track, एक कार है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी भाई, देखो कार है ये, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली इस ऐसे ट्रैक पे मूव कर रहा होता है। सपोज करो अगर ये फ्रिक्शन ना होता, अगर अभी तो फ्रिक्शन है इसलिए सर्कुलर ट्रैक पे ये मूव कर ले आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कार इज ऑलवेज एट द टेंजेंट। अभी यहाँ पे है वो, ठीक है, अभी अब कुछ पॉइंट बाद वो ऐसे चला जाएगा, तो उसका डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द the motion of the direction of this particular car is always in a circular track, it is always at its tangent drawn at that particular point will give you the direction of car at that particular point, ठीक है। तो अगर ये सीधा फ्रिक्शन अगर खत्म हो जाए तो इसकी टेंडेंसी होगी सीधा अपने डायरेक्शन को गेन करने, मतलब सस्टेन करने की, ठीक है। तो आप इसकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन को ही क्या कहते हैं, एबिलिटी होगी कि डायरेक्शन को रिटेन करने की। तो कार अगर सडनली फ्रिक्शन से हट जाए, फ्रिक्शन खत्म हो जाए, तो टेंडेंसिटी इस कार की अपनी डायरेक्शन को, ओरिजिनल डायरेक्शन को रिटेन करने की होगी, तो सीधा चला जाएगा ये, ठीक है। सेम इज द केस कि सपोज, ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेम इज द केस, सपोज करो जो आपको सर्कुलर ट्रैक पे जो आपको बताया था, ठीक है, कि आप एक स्टोन को व्हील करो, ऐसे करके व्हील करते जाओ, तो क्या होगा, इसकी टेंडेंसिटी होगी मूव करने की कहाँ, अगर सडनली ये थ्रेड टूट जाए
ठीक है, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सपोज करो एकदम से एक थ्रेड कट जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कटा है तो इट विल, दिस स्टोन विल मूव, इट हैज अ टेंडेंसी टू रिटेन इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन रिटेन करने की प्रॉपर्टी होगी, तो सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, टेंजेंशियली जाएगा वो, ना कि वो सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा। ठीक है, सो दिस इज all about inertia of rest, inertia of motion and inertia of डायरेक्शन। तो आप डिफरेंट क्या कहते हैं एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में, इनर्शिया ऑफ मोशन, प्रॉब्लम्स नहीं, एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इससे पहले जो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बताया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी जो जितने भी आज का सेशन में जितने भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड यू विल कंटिन्यूसली डू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच इज देयर इन योर कोर्स। ठीक है, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर में इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर। ठीक है, तो हम पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, देन ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो विद दिस I'll end up today's session. I hope you like this video. ठीक है, थैंक यू।